हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है 1000 टेक्निकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किए थे। उस सीरीज का ये आप लोगों का जो है 21वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग 20 वीडियो में जो है 500 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो 500 क्वेश्चन है उनको हम जल्द से जल्द आप लोगों के लिए कवर कर देंगे। आप लोगों का 1 अक्टूबर से जो है MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के लिए मैं इस 1000 क्वेश्चन सीरीज को जो है कंप्लीट करा दूंगा। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है टारगेट करते हैं 100 क्वेश्चन को, और आज ही आप लोगों को कई सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 501 नंबर में बोला गया है, विच कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल इज यूज्ड इन केमिकल प्लांट एंड फूड प्रोसेसिंग। रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग यानी केमिकल प्लांट एंड फूड प्रोसेसिंग में जो है प्लांट में किस मेटल का यूज किया जाता है जो कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, यानी प्रोसेसिंग में किस संरक्षण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है जो कि कोरोजन का रेजिस्टेंस करती है, यानी संरक्षण प्रतिरोधी धातु। ठीक है, तो वो कौन सी होती है? कोरोजन रेजिस्टेंस की बात करें तो स्टेनलेस स्टील इज द बेस्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 501 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि वाई एक्स्ट्रा क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड बिटवीन बियरिंग एंड जनरल इन द एल्युमिनियम अलॉय बियरिंग। एल्युमिनियम मिश्र धातु बेयरिंग में बियरिंग और जनरल के बीच जो अतिरिक्त क्लियरेंस होता है वह क्यों दिया जाता है? ऑप्शन मिल जाता है टू अलाउ लुब्रिकेंट टू फ्लो फ्रीली, क्या स्नेहक को स्वतंत्र रूप से बहने के लिए, या फिर सेकंड ऑप्शन में मिल जाता है टू कम लीनियर एक्सपेंसर, क्या लीनियर विस्तार पर काबू पाने के लिए, या फिर टू ओवरकम कॉफिशिएंट एक्सपेंशन, क्या गुणांक विस्तार को दूर करने के लिए, या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन, उच्च थर्मल एक्सपेंशन पर काबू करने के लिए। तो एग्जैक्ट आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 503 नंबर में बोला गया है, द इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए पुल्ली फॉर ए वी बेल्ट इज, यानी जो आपका वी बेल्ट होता है तो उसके जो इंटरनल एंगल होता है, जैसे कि कुछ इस शेप में आप लोगों का इस शेप में जो है आप लोगों का वी बेल्ट होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका वी बेल्ट होता है। तो यहाँ का जो इंक्लूडेड एंगल होता है वह कितने डिग्री का होता है? तो वह 40 डिग्री का होता है। कितना होता है? 40 डिग्री का, जो कि आपको सी ऑप्शन में मिल जाता है। नेक्स्ट बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन ऑकर्स इन एन अनलुब्रिकेटेड जनरल बियरिंग। चिकनाई रहित सामान्य बियरिंग में निम्नलिखित में से किस प्रकार का घर्षण उत्पन्न होता है, यानी जिसमें हम लुब्रिकेशन का यूज नहीं करते हैं जनरल बियरिंग में, तो उसमें किस प्रकार का फ्रिक्शन होगा? क्या ड्राई फ्रिक्शन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, या फिर स्लाइड फ्रिक्शन? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ड्राई फ्रिक्शन होता है, सूखा घर्षण होता है, ए ऑप्शन में मिल जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है 505 नंबर में कि व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग डाई स्टील। डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन मिल जाता है सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड, या फिर ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो डाई स्टील की बात की गई है, इसलिए डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है, हाउ द वाटर फ्लो इज स्टॉपेड फ्रॉम द बाल्ब अराउंड द स्टफिंग बॉक्स। जो स्टफिंग बॉक्स होता है उसके आसपास से लगे बाल्ब से पानी का प्रवाह को कैसे रोका जा सकता है? उसके आसपास से जो पानी रिस रहा है, लीकेज हो रहा है, तो उसको कैसे आप जो है रोक सकते हैं? क्या स्पिंडल को बदलकर, बोनट को कसकर, हैंड व्हील को कसने पर, या फिर एस्बेस्टस हैम्प के साथ पैकिंग? तो एग्जैक्ट जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मतलब स्टफिंग बॉक्स के आसपास पानी बह रहा है बाल्ब से, तो उस कंडीशन में उसको आपको रोकना है रिसाव को, तो उसके लिए आपका पैकिंग विथ
एस्बेस्टस हेम्प पैकिंग का यूज करके आप जो है उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट 507 में बोला गया है व्हाट इज द साइंस दैट यू स्टडी द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ एयर। वह विज्ञान क्या है जिसके तहत आप वायु के गुणों और अनुरोधों का अध्ययन करते हैं, तो वह आपका होता है न्यूमेटिक सिस्टम। न्यूमेटिक सिस्टम में जो है आपका एयर से संबंधित जो है अध्ययन होता है। तो यहाँ पर आपका न्यूमेटिक सिस्टम जो है करेक्ट आंसर निकल के आएगा, क्योंकि इसमें जो भी एप्लीकेशन होता है वह एयर से संबंधित होता है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट बोला गया है विच प्रेशर वाल्व इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू परफेक्ट वैक्यूम। परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में कौन सा दबाव मान मापा जाता है। परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में बोला गया है क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर या फिर वैक्यूम प्रेशर। क्या राइट आंसर हो जाएगा 508 का आपका एब्सोल्यूट प्रेशर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर देखिए, ये हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए। यहाँ पर बोला गया है व्हाट इज द पर्पज ऑफ थ्रस्ट बॉल बियरिंग। थ्रस्ट बॉल बियरिंग का उद्देश्य क्या है, एक्सियल लोड लेना, रेडियल लोड लेना, एक्सियल थ्रस्ट लोड या फिर वर्टिकल थ्रस्ट लोड। तो जो हमारे थ्रस्ट बॉल बियरिंग होती है वह कौन सा लोड लेती है, वो वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेती है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया है 510 नंबर में विच टर्म इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन। कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है। क्या वह ग्रेन है, ग्रेड है, एब्रेसिव है या फिर स्ट्रक्चर है। तो जो ग्रेड होता है ये बॉन्ड कितने मजबूती से हमारे एब्रेसिव को पकड़ के रखा है वो इंगित करता है, लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ये बताता है कि हमारे मतलब जो एब्रेसिव हैं उनके बीच में कितना गैप है, कितना भराव है, उससे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि विच टर्म इंडिकेट, कौन सा टर्म हमें इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन, उनके बीच में प्रेजेंट। तो स्ट्रक्चर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मतलब बॉन्ड कितना प्रेजेंट है उसको स्ट्रक्चर हमारा इंडिकेट करता है। नेक्स्ट 511 नंबर में बोला गया है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इसेंट्रिक रिड्यूसर आर यूज्ड इन पाइपलाइन। पाइपलाइनों में इसेंट्रिक रिड्यूसर की पोजीशन क्या होती है, क्या हम उसको वर्टिकल, देखिए रिड्यूसर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कि हमारा मोटा पाइप है उसको पतला करना है, और एक होता है कि पतला पाइप है उसको मोटा करना है, यानी प्रेशर को कम करना और प्रेशर को बढ़ाना। 2 टाइप के जो है रिड्यूसर होते हैं। तो यहाँ पर इसेंट्रिक रिड्यूसर की बात की गई है, यहाँ पर देख सकते हैं इसेंट्रिक रिड्यूसर। तो क्या ये वर्टिकली पोजीशन होता है, एंगुलर, रेडियस या फिर हॉरिजेंटल। तो जो इसेंट्रिक होता है ये हॉरिजेंटली केवल यूज किया जाता है, ठीक है, केवल हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज में यूज किया जाता है, और जो वर्टिकल में होता है वह कौन सा होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है 512 नंबर में कि विच सिस्टम यूज लिक्विड एज ट्रांसमिटिंग फ्लूइड। किस प्रणाली में तरल को संचारित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है। वह किस में किया जाता है, हाइड्रोलिक सिस्टम में। न्यूमेटिक सिस्टम में एयर का यूज किया जाता है और हाइड्रोलिक सिस्टम में फ्लूइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बोला गया है विच सिस्टम इज यूज टू मूव लोड विथ लेस एफर्ट। कम प्रयास के साथ लोड को मूव करने के लिए यानी एक स्थान से दूसरे स्थान करने के लिए किस शब्द का यूज किया जाता है, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, प्रेशर या फिर फ्लो ऑफ एयर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 513 का ए ऑप्शन न्यूमेटिक हो जाएगा। कम प्रयास के साथ लोड को मूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है 514 नंबर में विच बियरिंग मटेरियल इज यूज्ड इन कनेक्टिंग रॉड एंड इलेक्ट्रिकल मोटर।
कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर में कौन सी बेयरिंग का उपयोग किया जाता है? क्या वाइट मेटल, सेंटर्ड अलॉय, एल्युमिनियम अलॉय या फिर कॉपर एंड लेड अलॉय? तो कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिक मोटर में बात की गई है, तो उसमें कौन सी बियरिंग का उपयोग मतलब बियरिंग मटेरियल का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर कॉपर एंड लेड अलॉय का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बोला गया है 515 नंबर में कि वाई ड्रिल्ड होल्ड आर ओवरसाइज्ड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवरसाइज हो जाते हैं, यानी हमारे ड्रिल के साइज से बड़े हो जाते हैं? ऑप्शन मिल जाता है ड्रिल इज नॉट शार्प, क्या हमारा ड्रिल शार्प नहीं है, तीखा नहीं है, या फिर अनइक्वल लिप लेंथ है? तो एग्जैक्ट हमारे जब लिप की लंबाई अनइक्वल होगी तो वहाँ पर एक लिप से जो है कटिंग होगी, जबकि दूसरे लिप से कटिंग नहीं होगी, जिस वजह से क्या होगा, हमारे ड्रिल के साइज से, जो ड्रिल का साइज है उसके साइज से ओवर साइज्ड का होल बनेगा। सपोज दैट आपका 9.5 मिलीमीटर का जो है ड्रिल है, लेकिन जब आप होल करते हैं तो होल आपको 9.8 मिलीमीटर या फिर 10 मिलीमीटर का होल प्राप्त होता है। तो उसका यही है सिस्टम की, जब लिप की लेंथ जो है अनइक्वल होगी, समान नहीं होगी, तो वहाँ पर ओवरसाइज्ड होल बनेगा। नेक्स्ट 516 नंबर में बोला गया है कि विच इज द रेमेडियल मेजर टू स्टॉप द ड्रिपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड टैप इवन आफ्टर फैमिली क्लोज्ड। यानी बोला गया है कि मजबूती से बंद होने के बाद भी घर का जो नल है उससे पानी के टपकने को रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? क्या आप टैप को रिप्लेस कर देंगे या फिर बासर को रिप्लेस करेंगे? तो एग्जैक्ट यहाँ पर हम बासर को रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट बोला गया है विच एक्चुएशन इज अंडर द एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक। वायुचालित के अनुप्रयोगों के नीचे कौन सा प्रवर्तन है? ड्रैग, पुश, क्लोज या फिर ओपन? क्या राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर न्यूमेटिक की बात की गई है कि वायुचालित के अनुप्रयोगों के नीचे कौन सा प्रवर्तन है, कौन सा सिस्टम है? तो यहाँ पर जो है आपका पुश होता है, पुल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्या बोला गया है 518 नंबर में कि हाउ बंचिंग अप ऑफ रोलिंग एलिमेंट अवॉइड द बेयरिंग असेंबली। बेयरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों का एक साथ गुच्छन होना कैसे रोका जाता है? जैसे सपोज दैट आपका ये कोई बेयरिंग है, ठीक है, इसका ये इनर रेस है और इनर रेस और आउटर रेस के बीच में हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे रोलर होते हैं, यानी रोलिंग एलिमेंट होते हैं। तो अब इन रोलिंग एलिमेंट को एक निश्चित दूरी बनाए रखना है, लेकिन आप क्या उपाय करते हैं कि ये रोलिंग एलिमेंट इकट्ठा ना हो, कि यहीं पर आकर इकट्ठा हो जाएं या कुछ किसी दूसरे जगह इकट्ठा हो जाएं। तो इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं? केज द्वारा रोकते हैं। तो एग्जैक्ट यही राइट आंसर हो जाएगा कि उसमें सही स्थान बनाए रखने के लिए, सभी रोलिंग एलिमेंट के बीच एक डिस्टेंस बनाए रखने के लिए रोलिंग एलिमेंट के लिए जो है केज का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ ए मेटल कोटेड विथ अदर मेटल टू ऑब्टेन प्रोटेक्टिंग सरफेस। रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु के संचालन क्या है? क्या वह क्लैडिंग है, गैल्वेनाइजिंग है, सीमेंटेशन है या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये यूज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 520 नंबर में क्या बोला गया है व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लूट इन ड्रिल। ड्रिल में फ्लूट का उद्देश्य क्या होता है? जो फ्लूट्स कटे होते हैं क्या वो चिप्स को बाहर करने के लिए होते हैं, वजन कम करने के लिए, लागत कम करने के लिए या फिर गति बढ़ाने के लिए? क्या राइट आंसर हो जाएगा? टू ड्राइव आउट द चिप्स। देखिए हमारे फ्लूट के कई वर्क होते हैं। पहला होता है चिप्स को बाहर रिमूव करने के लिए, दूसरा हमारे कटिंग फ्लूइड जो तरल है उसका जो यूज कर रहे हैं तो वो पॉइंट तक पहुंचाना ये होता है, और तीसरा कटिंग एज का निर्माण करना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट 521 नंबर में बोला गया है कि पाइप को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। हाउ पाइप आर क्लासिफाइड, यूज के द्वारा, कलर के द्वारा, शेप के द्वारा या फिर मटेरियल के द्वारा। तो जो हमारा पाइप होता है वह मटेरियल के अकॉर्डिंग जो है क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट बोला गया है विच पार्ट ऑफ बॉल बियरिंग डू नॉट रोटेट अलोंग द बियरिंग असेंबली। बॉल बियरिंग का कौन सा हिस्सा बियरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है। क्या वह बॉल केज है, ये इनर रेस, आउटर रेस या फिर रोलिंग एलिमेंट। तो रोलिंग एलिमेंट घूमेगा, आउटर रेस, इनर रेस, बॉल केज कौन सा नहीं घूमेगा। यहाँ पर ये पूछा गया है कि घूमता नहीं है, निगेटिव की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 522 में सी ऑप्शन में मिल जाता है आउटर रेस। आपका जो आउटर रेस होता है वह फिक्स होता है, बाकी इनर रेस, बॉल केज, रोलिंग एलिमेंट ये सभी घूमते रहते हैं। नेक्स्ट 523 नंबर में क्या बोला गया है कि विच स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग इज यूज टू क्लोज ए पाइपलाइन हैविंग इंटरनल थ्रेड। आंतरिक चूड़ियों वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। सपोज दैट आपके पास ये पाइप है, लेकिन इसमें जो चूड़ी कटी हुई है वह कौन सी कटी हुई है, इंटरनल चूड़ी कटी हुई है। ठीक है, तो इसके एक एंड को आपको बंद करना है, तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, प्लग का, कैप का, रिड्यूसर का या फिर कपलिंग का। तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, प्लग का यूज करेंगे। प्लग में हमारे एक्सटर्नल थ्रेड होती है और हमारे पाइप में पहले से ही बोला गया है कि इंटरनल थ्रेड कटी हुई है, तो इसलिए प्लग का इस्तेमाल करेंगे। तो 523 का जो ए ऑप्शन है वह राइट आंसर होगा। लेकिन यहीं पर यदि हमारे पाइप में एक्सटर्नल थ्रेड होती तो उस कंडीशन में हम कैप का यूज करते हैं, क्योंकि कैप में हमारे इंटरनल थ्रेड कटी होती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया है 524 नंबर में कि विच मेटल पाउडर यूज्ड इन कैलोराइजिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट कोरोजन। जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का यूज किया जाता है, जिंक का, निकल का, क्रोमियम का या फिर एल्युमिनियम का। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एल्युमिनियम पाउडर का यूज करते हैं। किसमें, कैलोराइजिंग प्रोसेस में, मतलब कैलोराइजिंग जंग रोकने की जो है एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें जो है एल्युमिनियम पाउडर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 525 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग फ्लैट शीट ऑन ड्रिल्ड होल। यानी कोई पहले से ड्रिल किया गया होल है, उसके मतलब ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट सीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है। यानी पहले से कोई, मान लीजिए ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसमें कुछ इस तरीके से ड्रिल किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बर वगैरह आ जाती हैं। जैसे जब आप ड्रिलिंग करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बर आ जाती है, तो उनको हटाना और फ्लैट सीट यहाँ पर प्रोवाइड कराना किस प्रोसेस के अंतर्गत आता है, वह आता है हमारा स्पॉट फेसिंग के अंतर्गत। काउंटर सिंकिंग में क्या होता है, उसके पहले से ड्रिल किए गए होल को हम जो है इस तरीके से बेवेल्ड कर देते हैं, और जो काउंटर बोरिंग होता है तो काउंटर बोरिंग में हम कुछ गहराई तक उसको चौड़ा कर देते हैं, वो काउंटर बोरिंग कहलाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट बोला गया है विच टाइप ऑफ रेंच यूज्ड फॉर मोर देन 50 मिलीमीटर पाइप टू टाइट विथ हैवी ग्रिपिंग। किस प्रकार के रेंच का उपयोग 50 मिलीमीटर से अधिक व्यास के पाइपों के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है। क्या वह स्टेप रेंच है, फुटप्रिंट रेंच है, चैन पाइप रेंच है या फिर स्टिल्सन पाइप रेंच। तो स्टिल्सन पाइप रेंच जो होता है ये 50 मिलीमीटर तक ही होता है, लेकिन यहाँ पर 50 मिलीमीटर से कहा गया है, तो चैन पाइप रेंच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 527 में क्या बोला गया है, स्ट्रेट एज का उद्देश्य क्या है। तो स्ट्रेट एज किस
उद्देश्य से यूज किया जाता है। टू टेस्ट स्ट्रेटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेटनेस जो है परीक्षण करना। नेक्स्ट क्या बोला गया है 528 नंबर में कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंक्रीट मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड स्टोन फॉर फाउंडेशन। जब आप यहाँ पर नील है, नींव होना चाहिए, ठीक है। नींव के लिए सीमेंट, रेत और पत्थर के कंक्रीट मिक्सचर का अनुपात क्या होता है। जब आप फाउंडेशन बनाते हैं, जहाँ पर फाउंडेशन बोल्ट वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ पर जो नींव बनाते हैं तो उसके लिए सीमेंट, रेत और पत्थर के कंक्रीट जो यूज होता है उसके मिक्सचर का रेशियो क्या होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए जो सीमेंट होता है वह 1 होता है, फिर 1:2 में जो है किसका यूज किया जाता है, रेत का, और चौथे में क्या है, कंक्रीट, जिसको गिट्टी बोलते हैं। तो एक आपका क्या रहेगा, सीमेंट रहेगा। जैसे सपोज दैट आपने क्या किया, किसी एक बोरी में, एक कट्टा में जो है यहाँ पर आप सीमेंट यूज किए, तो 2 कट्टा आपको क्या यूज करना पड़ेगा, रेत यानी बोला जाए तो बालू, और 4 कट्टा आपको गिट्टी यूज करना पड़ेगा। तो इस रेशियो में यूज किया जाता है। तो ए ऑप्शन में ही मिल जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द क्रोमाइजिंग फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ कोरोजन। जंग से रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया में आवश्यक तापमान क्या है। 900 से 1100, 1000 से 1100, 1100 से 1200 या फिर 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस। क्या राइट आंसर हो जाएगा 529 का। तो 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है जनरली। नेक्स्ट बोला गया है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द ब्लैंक साइज ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड वेयर पी, यानी बोला गया है कि ब्लैंक साइज, एक्सटर्नल चूड़ी काटने के लिए ब्लैंक साइज कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। जब आपका P बराबर पिच हो और D बराबर डेप्थ हो, तो क्या होता है, ब्लैंक साइज बराबर क्या हो जाएगा आपका, ब्लैंक साइज बराबर हो जाएगा D, आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल में है तो स्मॉल में ही कर देते हैं, D माइनस पिच अपान 10, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। यानी जो है, जो आपका डायामीटर है उसमें हम पिच का 10वां भाग माइनस कर देते हैं तो ब्लैंक साइज आ जाता है। तो यहाँ पर आपको कौन से ऑप्शन में मिल जाता है, आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाता है, D माइनस पिच अपान 10। यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 531 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द रेमेडी इफ द स्पेंडल रोटेट, यहाँ पर मिस प्रिंट है, स्पिंडल होना चाहिए, स्पेंडल रोटेट्स कंटिन्यूअसली सो दैट द गेट बाल्ब इज नॉट क्लोज्ड। यदि स्पेंडल को लगातार घुमाया जा रहा है जिससे गेट बाल्ब बंद नहीं हो रहा है, इसे ठीक करने का उपाय क्या है। क्या आप बाल्ब को ही रिप्लेस कर देंगे, या फिर ग्लैंड नट को टाइट करेंगे, या फिर रिप्लेस द बर्न आउट पार्ट, यानी जो आपका घिसा हुआ पार्ट है उसको रिप्लेस करेंगे। तो एग्जैक्ट 531 का, यानी इसका जब स्पेंडल आप घुमा रहे हैं और आपका गेट बाल्ब बंद नहीं हो रहा है या खुल नहीं रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्न आउट पार्ट को जो है रिप्लेस कर देंगे। जो पार्ट घिस गया है, लाइक स्पेंडल वगैरह की चूड़ी घिस गई है, तो वहाँ पर बदलेंगे। 532 में बोला गया है व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मनीला एंड हेम्प रोप। मनीला और हेम्प रस्सा का निर्माण करने के लिए कौन सी सामग्री का यूज किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप मनीला और हेम्प रोप का यूज करते हैं तो आप किस रॉ मटेरियल का यूज करते हैं। ऑप्शन मिल जाता है पॉलिस्टर, फाइबर और वाइल्ड बनाना प्लांट, नायलॉन या फिर पॉलीप्रोपिलीन। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जंगली केले के पौधे का फाइबर ऑफ वाइल्ड बनाना प्लांट। नेक्स्ट बोला गया है विच क्रेन इज यूज्ड इन रिमोट प्लेस एंड ऑफ साइट। दूरस्थ स्थान और ऑफ साइट के लिए किस क्रेन का उपयोग किया जाता है। तो दूरस्थ स्थान की बात की गई है।
तो दूरस्थ स्थान में ट्रक माउंटेड क्रेन का यूज किया जाता है, जो कि आप फैक्ट्रियों वगैरह में देखे होंगे। विच मेटल हैज हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन, किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध होता है? तो वह कौन से मटेरियल में होता है? आपका मिल जाता है लेड, निकल, कॉपर या फिर एल्युमिनियम। तो यहाँ पर आपका लेड, क्योंकि किस धातु में रासायनिक यानी जो है केमिकल रिएक्शन का प्रतिरोध उच्च होता है, तो वो होता है लेड। और निकल में भी होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैसे यहाँ पर निकल होना चाहिए या फिर लेड। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जो है निकल की ओर ना जाकर लेड की ओर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? विच टाइप ऑफ थ्रेड द क्रेस्ट एंड रूट आर राउंडेड फ्रॉम ए सेमी सर्कल, यानी जो है कुछ उसका रूट और क्रेस्ट कुछ इस तरह से घुमावदार है, तो वह किस प्रकार की चूड़ी होगी? एक्मी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, नकल थ्रेड या फिर ट्रेपेजोडियल थ्रेड? क्या राइट आंसर हो जाएगा 535 का? सी ऑप्शन, नकल थ्रेड में कुछ इस तरह का शेप होता है। विच फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग टिन सीट, टिन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो टिन की चादरों की बात की जाए तो टिन की चादर में हम किसका यूज करते हैं? जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द सीम यूज्ड इन सीट मेटल जॉइंट फॉर रूफिंग एंड पैनलिंग? डीआरडीओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डीआरडीओ क्या? डीआरडीओ 2019 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया था, और 2022-23 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ उसमें भी आया था क्वेश्चन। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है? क्या वहाँ पर लैप सीम का यूज किया जाता है, डबल सीम का, ग्रुप्ड सीम का या फिर डबल ग्रुप्ड सीम? तो एग्जैक्ट डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 538 में क्या बोला गया है कि विच टूल्स इज यूज टू मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट बाय प्रेसिंग द रिवेटेड एज प्लेट? रिवेटेड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? डॉली, ड्रिफ्ट, कॉकिंग टूल या फिर फुलरिंग टूल? तो देखिए वैसे तो जनरली कॉकिंग एंड फुलरिंग दोनों से हम जो है द्रव टाइट जॉइंट बनाते हैं, यानी लीक प्रूफ जॉइंट बनाते हैं। लेकिन जब दोनों ये अलग अलग ऑप्शन में मिल जाएं तो उस कंडीशन में आपको फुलरिंग की ओर जाना है, क्योंकि कॉकिंग से हम क्या करते हैं? कॉकिंग से रिविट के हेड और सीट के बीच जो गैप होता है उसको दूर करते हैं, जबकि वहीं पर फुलरिंग टूल का यूज कहाँ पर करते हैं? दो सीटों के बीच जो गैप है उसको दूर करने के लिए। इसलिए लीक प्रूफ जॉइंट के लिए फुलरिंग टूल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया विच हैमर इज सुटेबल फॉर रिवेटिंग? रिवेटिंग के लिए कौन सा हैमर जो है उपयुक्त होता है? तो रिवेटिंग के लिए हम बॉल पिन हैमर का यूज करते हैं। नेक्स्ट 540 नंबर में क्या बोला गया है कि विच टाइप ऑफ बॉन्डेड व्हील इज यूज्ड इन फाउंड्रीज फॉर ड्रेसिंग कास्टिंग? यानी ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्ड पहिए का उपयोग किया जाता है? सिलिकेट बॉन्ड, सैलक बॉन्ड, रबर बॉन्ड या फिर रेजोनाइड बॉन्ड? तो यहाँ पर रेजोनाइड बॉन्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेम द टूल टू मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट इन रिवेटिंग? रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। तो अभी थोड़ी देर पहले इसको जो है क्लियर किए थे, तो फुलरिंग टूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 542 में कि व्हाई अलाउंस इज रिक्वायर्ड व्हाइल मेकिंग, सॉरी यहाँ पर देखिए क्या है, व्हाई अलाउंस इज रिक्वायर्ड व्हाइल मेकिंग वेरियस टाइप ऑफ हेम एंड सीम? हेम एंड सीम, विभिन्न प्रकार के हेम और सीम को बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है? क्या
टू मेक गुड अपीयरेंस, अच्छी दिखावट के लिए, या फिर प्रिवेंट डैमेज टू एज, किनारों को नुकसान से बचाने के लिए, या फिर सी में मिल जाता है टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग एट द सीम, सीम पर ओवरलैपिंग से को रोकने के लिए, या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है मेंटेन करेक्ट साइज एंड इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, सही आकार बनाए रखें और ताकत में सुधार के लिए। तो एग्जैक्ट डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 543 नंबर में क्या बोला गया है कि विच टाइप ऑफ पाइप जॉइंट टेक ब्रांच एट 90 डिग्री, किस प्रकार के पाइप जॉइंट में 90 डिग्री का ब्रांच बनता है? क्या कपलिंग, टी ब्रांच, इसेंट्रिक रिड्यूसर, कॉन्सेंट्रिक? तो वो टी ब्रांच आपका होता है। टी ब्रांच में जो है 90 डिग्री का डाइवर्सन मिलता है, ब्रांच मिलता है। व्हाट इज द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है? 10 से 140 वोल्ट, या फिर आपको मिल जाता 12 से 220, 15 से 200, या फिर 200 से 240। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? 12 से 220 वोल्ट। नेक्स्ट बोला गया विच बियरिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशन, यानी जिसका लो स्पीड है और लाइट भार भी है, यानी हल्के भार, हल्के लोडिंग और कम गति के लिए कौन सी बियरिंग का उपयोग किया जाएगा? कास्ट आयरन, टिन ब्रॉन्ज, कैडमियम बेस्ड अलाय, या फिर कॉपर एंड लेड अलाय? 545 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कास्ट आयरन का यूज इस कंडीशन में किया जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है व्हाट टाइप ऑफ लिक्विड इज फिल्ड इन द कर्व ग्लास ट्यूब ऑफ स्पिरिट लेवल, स्पिरिट लेवल के कर्व ग्लास ट्यूब में किस प्रकार का तरल भरा जाता है? जो आपका स्पिरिट लेवल होता है जिससे आप समतलता वगैरह चेक करते हैं, तो उस ग्लास के ट्यूब में जो तरल भरा होता है वो क्या होता है? क्या वह पेट्रोल होता है, बेंजाइन होता है, डिस्टिलेट वाटर होता है, या फिर इंडस्ट्रियल एल्कोहल? तो इंडस्ट्रियल एल्कोहल इज द राइट आंसर। वहाँ पर इंडस्ट्रियल इस एल्कोहल ही यूज किया जाता है। विच टाइप ऑफ बियरिंग हैज प्रोविजन फॉर वियर एडजस्टमेंट, मतलब बियर एडजस्टमेंट के लिए कौन से बियरिंग में गुण होता है? एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग, थ्रस्ट बॉल बियरिंग, टेपर रोलर बियरिंग, या फिर सेल्फ अलाइंड बुश बियरिंग? क्या राइट आंसर हो जाएगा? 547 का ए ऑप्शन एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग में। नेक्स्ट बोला गया है 548 नंबर में व्हाट इज द पर्पज ऑफ रोलर्स प्लेसेड अंडर द इक्विपमेंट, उपकरण के नीचे रोलर का उद्देश्य क्या होता है? तो आसानी से मूव करने के लिए, टू लिफ्ट इजली, या फिर लोअर इजली, या राइज इजली? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? 548 का ए ऑप्शन ही, कि आसानी से भार को स्थानांतरित करना, यानी मूव इजली। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लम्बर टूल टू असेंबल और डिसेंबल पाइप ऑफ 50 mm टू 150 mm डायामीटर, यानी 50 मिलीमीटर से लेकर 150 मिलीमीटर वाले डायामीटर वाले पाइप को जो है जोड़ना या फिर अलग करने के लिए, असेंबल एंड डिसेंबल के लिए कौन से रेंज का यूज किया जाता है, प्लम्बर टूल का यूज किया जाता है, ये पूछा गया है। तो कौन से? स्टेप रेंच, चैन पाइप रेंच, स्टील्सन पाइप रेंच, या फिर फुट प्रिंट पाइप रेंच? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? 549 का चैन पाइप रेंच। ठीक है, 50 से 150 मिलीमीटर के रेंज के बीच में। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर 550 में कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ थ्रस्ट बॉल बियरिंग, थ्रस्ट बॉल बियरिंग का डिसएडवांटेज क्या है? कैन नॉट टेक एनी रेडियल लोड, कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता, यही आपका डिसएडवांटेज है। केवल ये जो है रेडियल लोड को नहीं ले सकता है, कोई भी रेडियल लोड। ठीक है, तो ए ऑप्शन, बाकी क्षैतिज एंड थ्रस्ट ये सब हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नुकसान पूछा गया है, तो यही नुकसान है कि ये जो है रेडियल लोड को नहीं सहन कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कवर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। 100 क्वेश्चन का टारगेट किए थे, बट आप लोगों की क्लास जो है ज़्यादा लंबी हो रही है। यहाँ पर 33 मिनट की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए हम लोग जो है 50-50 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आज ही आपको 1 से 2 घंटे के अंदर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।